हेलो नमस्कार साथियों, दूषण सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ सिंधु बैच के आलोक में भी आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि हाल ही में एक चर्चा के माध्यम से आपको बताया गया था कि सिंधु बैच के आलोक में आज से आपके नागरिक शास्त्र के संदर्भ में डेमो क्लासेस आपके क्या होंगी, स्टार्ट होंगी। और हमने ऑलरेडी आपको बताया होगा कि डेमो क्लासेस के अंतर्गत आपको जो आपका पाठ्यक्रम है ना, आपको आपके पाठ्यक्रम को कैलकुलेट करना सीखना है। यानी कि ये जो तमाम प्रकार के डेमो क्लासेस आपके रहेंगी, इन तमाम प्रकार के डेमो क्लासेस के माध्यम से हम अपने ही पाठ्यक्रम को जो प्रवक्ता मुख्य परीक्षा के संदर्भ में नागरिक शास्त्र जैसे विषय वस्तुओं के संदर्भ में आपके समक्ष रखा गया है, उसको थोड़ा क्या है कैलकुलेट करना सीखेंगे। और इस कैलकुलेशन का मतलब ये नहीं होगा कि आपके सामने टॉपिक्स नहीं आएंगे, बिल्कुल आपके सामने टॉपिक्स आएंगे। जैसे आज की जो आपकी कैलकुलेशन है आचार्य मनु के बारे में है, और आप सभी लोग जानते हैं कि आचार्य मनु जो हैं वो आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। और आचार्य मनु के संदर्भ में आपको अपने यहाँ पर जो डिस्कशंस हैं वो आपको लेकर के तो आने ही होंगे, है ना भाई। आचार्य मनु को आप यहां पर स्किप नहीं कर सकते। और वैसे ही बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि आचार्य चाणक्य, अगर आप कहेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो मजबूत और राजनीतिक विचारक आपके सामने आते हैं, तो वहां सर्वाधिक प्राथमिकता आप किसको देने का कार्य करते हैं? आचार्य चाणक्य को देने का कार्य करते हैं। तो अगर आचार्य चाणक्य एक मजबूत भारतीय और राजनीतिक विचारक के रूप में आपके सामने आते हैं, तो आचार्य चाणक्य को आप तब तक अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाओगे जब तक आप मनु को कैलकुलेट करके नहीं चलोगे। तो इस नाते मनु की जो कैलकुलेशन है वो हमारे लिए काफी क्या है जरूरी हो जाती है। और इस कैलकुलेशन को हम क्या है बिल्कुल भी स्किप करके नहीं चल सकते। और हम यही मान के चलेंगे कि राजनीतिक विचारकों की दुनिया जो आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है, उनमें अगर आप भारतीय राजनीतिक विचारकों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करने का कार्य करोगे, तो आचार्य मनु आपके लिए क्या है कैलकुलेटिव हैं, अर्थात आपको उनके बारे में कैलकुलेशन करके चलनी ही होगी। ये तो आपके पाठ्यक्रम का विषय है। अगर ये पाठ्यक्रम में शामिल ना भी होते तो भी आचार्य चाणक्य को आसान बनाए जाने के संदर्भ में आचार्य मनु का आपको सहारा लेकर के चलना ही पड़ता है। ठीक है, तो आज की जो चर्चा रहेगी आचार्य मनु के संदर्भ में रहेगी। और आचार्य मनु के संदर्भ में हम पूरा एक डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन के बारे में क्या है एंड में आकर के आपको 2 या 3 सवाल क्या है नोट डाउन करवा देंगे। और वो जो आपके 2 या 3 सवाल हैं उनको आपको घर में रह करके कैलकुलेट करना है। अगर आपका मन होगा तो आप वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है आप वहां पर अपने अपने जो रेस्पेक्टिव आंसर्स हैं वहां पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी या किसी प्रकार की दुविधा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोग हमें जानते होंगे, समझते होंगे, हमारा व्यवहार हमेशा रहता है कि हम कभी भी स्टार्टिंग में टॉपिक उठाते ही नहीं है। हमने ये तो आपको बता दिया है कि आज की जो कैलकुलेशन आपकी होगी वो आचार्य मनु के बारे में होगी, लेकिन आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि आचार्य मनु का डिस्कशन अभी थोड़ी देर बाद में होगा। पहले तो हम आपको कुछ सिखाएंगे, और जो कुछ हम आपको यहां पर सिखाने जा रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसका मुख्य उद्देश्य आप क्या लेके चलेंगे। उसका मुख्य उद्देश्य आप ये लेकर के चलेंगे कि राजनीतिक विचारकों की दुनिया में अगर आप वास्तव में प्रवेश पाना चाहते हैं तो कुछ तौर तरीके आपके पास होने चाहिए। हालांकि वो जो आपके अनिवार्य तौर तरीके हैं साथियों, उन तमाम प्रकार के तौर तरीकों का प्रस्तुतिकरण आज हम करके नहीं चलेंगे। आज हमें कुछ बातें आपको बतानी है ताकि उन बातों का आत्मसातीकरण करने के पश्चात आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाए कि राजनीतिक विचारकों की दुनिया में प्रवेश पाने के तौर तरीके क्या होते हैं। कभी ऐसा मत करना, हमने क्या कहा, कभी ऐसा मत करना कि आपने कोई बुक उठाया और बुक उठा करके आप प्लेटो, अरस्तु, है ना, या महात्मा गांधी, आचार्य चाणक्य, मनु, इन सब के बारे में क्या है आप सीधा ही पढ़ना शुरू कर दें। आप पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले आपके पास वेरी इफेक्टिव कैलकुलेशन होनी चाहिए कि राजनीतिक विचारकों की दुनिया क्या कहती है, इनको कैलकुलेट करने के किस प्रकार के तौर तरीके होते हैं।
आप दुनिया में किसी भी राजनीतिक विचारक का कान पकड़ने की बात करोगे ना, तो जो कैलकुलेशन हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वही कैलकुलेशन आपके लिए एक सहयोगी धरातल साबित हो सकती है। हम एकमात्र कैलकुलेशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप अच्छी संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं कि जो तौर तरीके हम आपको बताने जा रहे हैं ये आपके लिए क्या है, एक सहयोगी धरातल साबित हो सकते हैं। तो वो तमाम प्रकार के आपके तौर तरीके कौन से हैं और राजनीतिक विचारकों को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, ताकि आप अपने आप को ये बता पाए कि कक्षा भी आपके लिए आसान हो जाए, और अगर आप किसी भी पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करना चाहते हैं तो वो जो आपका अध्ययन है वो भी आपके लिए काफी ज्यादा कन्वीनियंट, यानी कि क्या हो जाए, आसान हो जाए। मामला किसका है, पॉलिटिकल थिंकर्स का है। आइए कुछ कैलकुलेशन हम आपके सामने कर लेते हैं। तो क्या क्या तौर तरीके आपके पास होनी चाहिए। आपने कहा कि राजनीतिक विचारकों को हमको कैलकुलेट करना है। आपने क्या कहा, राजनीतिक विचारक। आपने क्या कहा भाई, आपने कहा राजनीतिक विचारक। और जो राजनीतिक विचारक हैं उन्हीं को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स कहते हैं। उन्हीं को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स आप कहते हैं। उन्हीं को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, पॉलिटिकल थिंकर्स आप क्या है, कहने का कार्य करते हैं। ओके, अब देखो राजनीतिक विचारकों की दुनिया में अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं तो प्रवेश करने के लिए हो सकता है किसी अन्य क्लास में हमने ये चर्चाएं की हो, क्योंकि ये चर्चाएं काफी ज्यादा जरूरी भी हो जाती हैं। हमने आपसे कहा कि आप एक काम करिए हमारे कहने से कि आप P1 लिख लीजिए, और P1 का मतलब क्या होगा कि आपने कोई राजनीतिक विचारक लिया, और जो आपने राजनीतिक विचारक लिया आपने उसको क्या P1 से क्या है, डिनोट करने की बात की है, यानी कि पॉलिटिकल थिंकर नंबर 1 आपका हो गया। अब P1 जो है, P1 के चारों ओर आप क्या बनाओ, इस प्रकार से छोटे छोटे आप क्या बनाएंगे, सर्कल्स आप बनाएंगे। P1 के चारों ओर क्या है, आप इस प्रकार से क्या है, छोटे छोटे यहां पर क्या है, सर्कल्स बनाने की बात करेंगे। इस प्रकार से छोटे छोटे क्या आप ये सर्कल्स बनाने की बात करोगे। तो P1 के चारों ओर जो हमने छोटे छोटे सर्कल्स आपको बनाकर दिखाए हैं, ये क्या है, ये P1 का बाह्य आवरण है। ये P1 का क्या होगा, बाह्य आवरण है। यानी कि जो आपके विचारक हैं जिनका हमने रेफरेंस यहां पर लिया है, हमको उनके बारे में कुछ ऐसा डिस्कशन करके चल रहा है कि वो क्या है, एक आवरण से घिरे हुए हैं। और मेरे प्यारे साथियों, ये जो आपका बाह्य आवरण होता है, जनरली आप इसको 3 प्रकार से तो कैटेगराइज करके चलेंगे कि ये जो आपका बाह्य आवरण होगा इसमें आपके सामने क्या आएंगे, राजनीतिक मूल्य भी आएंगे, इसमें आपके सामने पॉलिटिकल वैल्यूज भी आएंगी, यानी कि इसमें आपके सामने क्या, राजनीतिक मूल्य भी आएंगे, और इसमें आपके सामने क्या है भाई, सामाजिक मूल्य भी आएंगे। इसमें आपके सामने क्या है, सामाजिक मूल्य भी आपके सामने आएंगे, और इसमें आपके क्या है भाई, आर्थिक मूल्य भी क्या है, आपके सामने आ जाएंगे। आर्थिक मूल्य भी क्या है, आपके सामने आ जाएंगे। आर्थिक मूल्य भी क्या है, ये आपके सामने आ जाएंगे। अच्छा, ये जो बाह्य आवरण आपने बनाया है यहां पर, है ना, ये जो बाह्य आवरण आपने यहां पर बनाने का कार्य किया है, इसी पर आपको यहां पर शुरुआत में क्या है, वेरी इफेक्टिव कैलकुलेशन करके आपको चलना पड़ेगा। होता क्या है मेरे प्यारे साथियों, ये जो आपका बाह्य आवरण है, ये जो बाह्य आवरण है ना, इसका आप लेकर के क्या आएंगे, सामूहिक प्रभाव। इसका आप क्या लेकर के आएंगे, इसका आप सामूहिक प्रभाव लेकर के आएंगे। इसका आप क्या, कंबाइन इंपैक्ट आप लेकर के आएंगे। इसका आप सामूहिक प्रभाव लेकर के आएंगे, और इसका जो सामूहिक प्रभाव आपको दिखाना है, वो सामूहिक प्रभाव आपको किस पर दिखाना है, वो आपको P1 पर आपको क्या है, दिखाना है। किस पर दिखाना है, P1 पर आपको दिखाना है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा कि P1 जो है यहां पर जो अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण करेंगे, यहां पर जो आपके P1 है वो जब अपने विचारों का प्रेजेंटेशन करेंगे, यानी कि अपने विचारों का क्या करेंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे, तो अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण करते समय क्या है, वो इसी बाह्य आवरण से जो आपने बनाया था, इसी बाह्य आवरण से इसी बाह्य आवरण से प्रभावित होंगे। इसी बाह्य आवरण से क्या है, प्रभावित होंगे। इसी बाह्य आवरण से क्या होंगे, प्रभावित होंगे। टेक्निकली इस चीज को हम आपको समझाते हैं। जब टेक्निकली इस चीज को आप कैलकुलेट करने की बात करोगे, आप प्लेटो को देखो, आप अरस्तु को देखो, तो प्लेटो और अरस्तु के चारों ओर वातावरण किसका है, यूनान का है।
और यूनान का जो आपका बाह्य वातावरण, यूनान के वातावरण से घिरे हुए हैं वो लोग। और जब वो लोग यूनान के वातावरण से घिरे हुए हैं तो यूनान के वातावरण के अंदर के जो वैल्यूज हैं वही तो उनको उन पर प्रभाव डालने का कार्य कर रही हैं। और जब वो उनसे प्रभावित होते हैं, जब वो उनसे प्रभावित होते हैं तो उन्हीं से प्रभावित होकर के वो अपने विचारों का जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन है वो आपके सामने रखने की बात करते हैं। ऐसा व्यवहार करके हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं। अगर आप शुरुआत में ही ये डिसाइड कर पाते हैं, देखो अगर शुरुआत में ही आप ये डिसाइड कर पाते हो कि कोई भी राजनीतिक विचारक किस बाह्य वातावरण से घिरा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह हो जाता है कि वो जो पॉलिटिकल थिंकर है वो तुरंत ही आपके ग्रिप में आ जाएगा। अगर मान लीजिए कार्ल मार्क्स को आपको कैलकुलेट करना है तो कार्ल मार्क्स के चारों का वातावरण क्या है? पूंजीवाद है। तो अगर आपको कार्ल मार्क्स को कैलकुलेट करना है तो जब आप कार्ल मार्क्स को कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो चारों ओर का वातावरण आपके सामने क्या बन के आता है? पूंजीवाद आपके सामने बन के आता है। तो भाव हमारा ये है, हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि जब आप किसी भी राजनीतिक विचारक को अप्रोच करने का कार्य करें तो आप जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी करके नहीं चलनी है। सबसे पहले पहला स्टेप आपका यह हो जाना चाहिए कि आप सबसे पहले यह समझने का कार्य करेंगे कि बाह्य वातावरण कौन सा है, बाहरी वातावरण कौन सा है, और जो आपका बाहरी वातावरण है ना उसी को अच्छे से आपको कैलकुलेट करना है और उसी का कंबाइंड इंपैक्ट आपको क्या है उस राजनीतिक विचारक पर आपको दिखा देना है। बस वहीं से उस राजनीतिक विचारक के जो विचार हैं वो आपकी गिरफ्त में आने लगेंगे। आप उन पर क्या है अच्छी अच्छी कैलकुलेशन करना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये जो है ये आपकी गिरफ्त में हमारे हिसाब से क्या है आ जाना चाहिए। इसके बाद क्या देखिए, इसके बाद है क्या कि अक्सर विद्यार्थियों को परेशानी क्या होती है? परेशानी ये होती है कि आप आज के बाद ये कहना शुरू करेंगे कि अगर आप राजनीतिक विचारक की बात करेंगे तो देखो होता क्या है, राजनीतिक विचारक कोमा अपने विचारों के माध्यम से अपने विचारों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि संदेश देने का कार्य करते हैं, 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 है ना। यानी कि राजनीतिक विचारक अपने विचारों के माध्यम से संदेश देने का कार्य करते हैं, है ना। अब दिक्कत कहां जाए, दिक्कत यहां पे आ जाती है कि संदेशों की गहराई समझने में समस्या, संदेशों की गहराई समझने में समस्या, है ना। ये हमको समस्या आ जाती है कि मान लीजिए अगर आप किसी भी विचारक की बात करेंगे तो वो अपने विचारों के माध्यम से या अपनी शिक्षाओं के माध्यम से नाना प्रकार के संदेश आपको देने का कार्य करेंगे, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि वो अपनी बातों को कह करके निकल जाते हैं। कई बार क्या हो जाता है कि वो अपनी बातों को कह करके निकल जाते हैं और हम लोग क्या है परेशानी के वातावरण में आ जाते हैं। तो उसको मैं हमेशा कहता हूं कि असल में जो संदेश हैं इन संदेशों की अपनी गहराइयां होती हैं, और ये जो संदेशों की अपनी गहराइयां होती हैं इनको समझने में कई बार क्या हो जाता है हमको समस्या का भाव पैदा हो जाता है। क्योंकि अगर मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाने की बात करूं कि प्लेटो ने अपने आदर्शवादी राज्य का सिद्धांत आपके सामने रखा, लेकिन वो आदर्शवादी राज्य के सिद्धांत के मामले में बातें तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास ऐसे कोई ठोस धरातल नहीं है कि वो अपने आदर्शवादी राज्य के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप दे पाए। तो जब हम उनके आदर्शवादी राज्य के सिद्धांत का व्यवहारिक पक्ष समझने की कोशिश करते हैं तो हमको समस्याएं आती हैं, हमको परेशानियां आती हैं। वो तो अपनी बात कह के निकल गए। वैसे कार्ल मार्क्स ने मजदूर वर्ग से संबंधित लोगों को क्रांति करने की सलाह तो दी, लेकिन क्रांति के पैरामीटर्स क्या होंगे, क्रांति का मतलब क्या होगा, इन बातों के बारे में कार्ल मार्क्स के पास कोई ठोस धरातल नहीं रहा। तो आज तक ये क्या है बहुत ही कंफ्यूजिंग ग्राउंड बना हुआ है कि उनके शब्दों में क्रांति क्या थी।
तो इस बात को मैं हमेशा ऐसे कहता रहा हूं कि संदेश तो आपके सामने आते हैं, संदेशों की गहराई में क्या है, संदेशों की गहराई समझने में समस्या है। और अगर आप अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि संदेशों को समझने की प्रक्रिया में, संदेशों को समझने की प्रक्रिया में क्या कहेंगे भाई, संदेशों को समझने की प्रक्रिया में अपनी ओर से, संदेशों को समझने की प्रक्रिया में अपनी ओर से वस्तु, अपनी ओर से वस्तु स्थिति या अपनी ओर से वस्तु स्थितियां बनानी होंगी, अपनी ओर से वस्तु स्थितियां बनानी होंगी, अपनी ओर से वस्तु स्थितियां बनानी होंगी। हम तो क्लासेस में ये कार्य बहुत करते हैं, यानी कि अपनी ओर से आपको क्या है, अलग अलग प्रकार की कंडीशंस आपको बनानी होंगी। अगर आप उनको अपनी गिरफ्त में लाना चाहते हो, अगर आप इन संदेशों को अपनी गिरफ्त में लाना चाहते हो, तो वो तो अपनी बातें कह करके निकल गए ना। तो उनके संदेशों में जो गहराई है और उस गहराई को समझने की प्रक्रिया में जो समस्या है, अगर आप उसको अपना बनाना चाहते हैं तो अपनी ओर से कुछ उदाहरण, वस्तु स्थिति का मतलब क्या होगा कि अपनी ओर से कुछ उदाहरण क्या है आपको यहां पर इस्टेब्लिश करके चलने पड़ेंगे। और जब आप उदाहरण बनाने सीख जाओगे, अपने निजी उदाहरण आप बनाने सीख जाओगे, उनका सहारा लेना आप सीख जाओगे, तो फिर इन संदेशों की जो गहराइयां हैं वो धीरे धीरे क्या है आपके सामने आने लगेंगी। तो वो कार्य हमको क्या है कक्षाओं के दौरान करके चलना पड़ेगा। और हम हमेशा करते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने कक्षाओं के दौरान कि अगर हम किसी एक राजनीतिक विचारक को पढ़ा रहे हैं तो उसके जो कंपैरिजंस हैं हम 2 या 3 राजनीतिक विचारकों के साथ करके चलें, तो आपको परेशान नहीं होना है। ये चीजें आपके लिए क्या है काफी अनिवार्य हो जाती हैं, काफी ज्यादा अनिवार्य हो जाती हैं। तो किसी भी कठिन से कठिन वस्तु स्थिति को हम आसानी कैसे दे सकते हैं, तो हम आसानी ऐसे दे सकते हैं कि हम उसको किसी रूप में समझें, और जिस रूप में समझे उसी रूप में क्या है हम अपनी ओर से उदाहरण बनाना सीख लें। और जैसे हम अपनी ओर से उदाहरण बनाना सीख लेंगे तो वस्तु स्थिति क्या है हमारे लिए काफी कन्वीनियंट हो जाती है, हमारे लिए काफी क्या है आसान हो जाती है। ये अच्छा खेल है और ये खेल आपको हमारे हिसाब से खेलना आना चाहिए। अगली बात क्या है कि अगली बात यह है कि इसमें कुछ और बातें हम आपको बताना चाहेंगे कि राजनीतिक विचारकों के द्वारा कहे गए महत्वपूर्ण कथन ये आपकी गिरफ्त में होनी चाहिए, ये आपकी गिरफ्त में होनी चाहिए। अगली बात क्या है, राजनीतिक विचारकों द्वारा लिखित महत्वपूर्ण पुस्तकें ये भी क्या है भाई आपकी गिरफ्त में होनी चाहिए, है ना। और इस बार सिंधु बैच के आलोक में क्या होगा, इस बार सिंधु बैच के आलोक में यही होने वाला है कि जो भी तमाम प्रकार के राजनीतिक विचारक आपके सामने आएंगे, तो तमाम प्रकार के राजनीतिक विचारकों को जब हम लोग इस तरीके से अप्रोच करने की बात करेंगे, तो आपको जो ग्राउंड हम देने वाले हैं इस बार, तो आपको ग्राउंड क्या मिलेगा, आपको पहला ग्राउंड तो वही मिलेगा कॉन्सेप्ट का, कि आपका डिस्कशन क्या है कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड आपका हो जाना चाहिए। तो एवरी सिंगल जो आपका पॉलिटिकल थिंकर है उसको पहले हम कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड बनाएंगे और उसके बाद में हम क्या उसके जो फैक्चुअल ओरिएंटेड ग्राउंड है, जो आपका फैक्चुअल ओरिएंटेड ग्राउंड है, बाद में उसको भी क्या है हम लोग कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे। लेकिन शुरुआती जो चर्चा आपकी होगी वो कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड होगी। तो इस तरीके से आपको थिंकर्स को अप्रोच करना होता है।
और इसके अलावा हमारे पास और बहुत सारे तौर तरीके हैं जो कक्षाओं के दौरान क्या धीरे धीरे हम आपके सामने क्या है रखने का कार्य करते रहेंगे। तो ये एक अच्छा तरीका हो जाता है कि थिंकर्स को हम लोग किस तरीके से अप्रोच करेंगे, या थिंकर्स को हमें क्या है किस प्रकार से आसान बनाना है, या किस प्रकार से उसको क्या है परीक्षा उपयोगी बनाना है। लेकिन आपका डिस्कशन कॉन्सेप्ट प्लस फैक्चुअल ओरिएंटेड होना चाहिए, खाली फैक्चुअल ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। अगर आप खाली अपने डिस्कशन को फैक्चुअल ओरिएंटेड बनाने का कार्य करेंगे तो फिर क्या है, तो फिर आपको समस्या आ जाएगी, फिर आपको यहां पर क्या है समस्या आ जाएगी। इस नाते आपको जो तरीका हमने दिया है आज की क्लास में शुरुआत में, इस तरीके के अनुसार क्या है आपको अपना व्यवहार करना होगा। कहानी अच्छी बनेगी, विश्वास बना के रखो अपने ऊपर, है ना। हम तो हमेशा कहते रहते हैं कि वस्तु स्थिति आपकी कोई भी हो, जब आप लगातार उसको कैलकुलेट करते रहते हो ना, तो उसी वस्तु स्थिति के संदर्भ में नए नए प्रकार के जो विचार हैं वो आपके पास आने लगते हैं। कहानी अपने आप ही क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, कहानी अपने आप ही क्या है कन्वीनियंट हो जाती है। तो एक तो ये हमको आपको बता के चलना था। दूसरी बात यहां पे क्या है कि आज जो हमें डिस्कशन करना है वो आचार्य मनु के बारे में करना है। आज जो हम डिस्कशन लेकर के आएंगे वो आचार्य मनु के संदर्भ में लेके आएंगे, आचार्य मनु। और आचार्य मनु का रेफरेंस यहां पर किस रूप में लेके चलेंगे, प्राचीन भारतीय, प्राचीन भारतीय, प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक, प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक, प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक के रूप में लेके चलेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ये जोड़ के चलेंगे कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक हैं तो हम ये कहेंगे कि सर्वप्रथम भारतीय संदर्भ में इन्होंने ही, सर्वप्रथम भारतीय संदर्भ में इन्होंने ही, सर्वप्रथम भारतीय संदर्भ में इन्होंने ही राजा कोमा राज्य जैसी व्यवस्थाओं पर, जैसी व्यवस्थाओं पर, जैसी व्यवस्थाओं पर, जैसी व्यवस्थाओं पर अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण किया, अपने विचारों का, अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण किया, अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण किया, अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण किया, अपने विचारों का क्या है भाई प्रस्तुतिकरण किया। सर्वप्रथम भारतीय संदर्भ में इन्होंने ही राजा कोमा राज्य संबंधी व्यवस्थाओं पर अपने विचारों को क्या है भाई प्रस्तुतिकरण किया है, ठीक है। और आचार्य मनु जो है, आचार्य मनु जो है इनके साथ क्या है, इनका एक फेमस अकाउंट भी तो आपको जोड़ के चलना पड़ेगा, इनका फेमस अकाउंट भी तो आपको जोड़ के चलना पड़ेगा, इनका फेमस अकाउंट भी तो आपको जोड़ के चलना पड़ेगा। तो फेमस अकाउंट का मतलब क्या हो जाएगा, उसको आप क्या कहेंगे, मानव धर्मशास्त्र। क्या कहेंगे, मानव धर्मशास्त्र कहेंगे। क्या कहेंगे, मानव धर्मशास्त्र कहेंगे। और मानव धर्मशास्त्र की जो लैंग्वेज आप लेके चलेंगे, जो लैंग्वेज आप यहां पर लेके चलेंगे, तो मेरे प्यारे साथियों लैंग्वेज क्या हो जाएगी, संस्कृत हो जाएगी। लैंग्वेज आपकी क्या हो जाएगी, संस्कृत हो जाएगी। यानी कि ये जो इनका फेमस अकाउंट है मानव धर्मशास्त्र, इसी फेमस अकाउंट के माध्यम से इन्होंने अपने मुख्य तौर पर क्या है, मेजरली क्या है, राजनीतिक विचारों का प्रस्तुतिकरण आपके सामने क्या है, राजनीतिक विचारों का प्रस्तुतिकरण क्या है आपके सामने किया है। अब देखिएगा एक कैलकुलेशन आज ही कर लेते हैं, हालांकि उसके बारे में आपको पता होगा कि अगर आचार्य मनु को आप इस प्रकार से लेकर चलते हैं कि सर्वप्रथम भारतीय संदर्भ में इन्होंने ही राजा राज्य जैसी व्यवस्थाओं पर अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण किया, तो ये तो प्राचीनता है। अगर इसी की आप आधुनिकता दिखाने का कार्य करोगे, अगर आप इसी की आधुनिकता दिखाने का कार्य करोगे, तो इसी की जो आधुनिकता है आप किसके साथ जोड़ने का कार्य करेंगे, हमारे प्रिय बाबा साहब अंबेडकर, हमारे प्रिय बाबा साहब अंबेडकर। यानी कि हम आपको यह समझाने का कार्य कर रहे हैं कि जो विचार है ना, जो विचार है ना राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में
है ना, जो विचार और राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में मनु के पास हैं, बिल्कुल ऐसे ही विचार राजनीतिक व्यवहार तथा संवैधानिक व्यवहार के संदर्भ में बाबा साहब अंबेडकर के पास हैं। तो यही तो कारण है कि बाबा साहब अंबेडकर को क्या कहा जाता है? मॉडर्न मनु ऑफ इंडिया कहा जाता है। यही तो कारण है कि बाबा साहब अंबेडकर को क्या कहा जाता है भाई? मॉडर्न मनु ऑफ इंडिया कहा जाता है। मॉडर्न मनु ऑफ इंडिया कहा जाता है। यानी कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसनाते हो रहा है कि दोनों के मध्य क्या है? एक समानता का भाव आपको लेकर चलना है। दोनों के मध्य क्या? एक समानता का भाव क्या है? आपको लेकर के यहां पर चलना होता है। तो फेमस अकाउंट आपने देख लिया और भारतीय संदर्भ में आपने यह भी बता दिया कि सबसे प्राचीनतम व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या है? राजा कुमार राज्य जैसी व्यवस्थाओं पर अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण किया। अब यहां पर कुछ अलग हम करेंगे। होता क्या है कि लोग मनुष्य बचने की कोशिश करते हैं। कई बार आप ऐसा पाएंगे कि बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो मनुष्य बचने का प्रयास करते हैं या मनुष्य दूरी बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसा इसनाते होता है क्योंकि मनु के नाम पर जो है वो संदेह है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कहते हैं कि मनु थे ही नहीं, और बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कहते हैं कि मनु थे, और बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि राजा और राज्य जैसी व्यवस्थाओं के संदर्भ में जो प्राचीनतम विचार हैं भारतीय संदर्भ में, उनको बहाल लाने का जो कार्य किया था वो आचार्य चाणक्य ने किया था। लेकिन हम मनु को स्किप नहीं कर सकते। हालांकि मनु के बारे में कैलकुलेशन है, कुछ कैलकुलेशन डाउटफुल है। जैसे अगर हम मनु को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक आता है आपका जिसको हम कहते हैं माइथोलॉजिकल ग्राउंड। माइथोलॉजिकल एक आता है मनु के संदर्भ में माइथोलॉजिकल ग्राउंड, है ना। और ये जो मनु के संदर्भ में माइथोलॉजिकल ग्राउंड आपके सामने आता, आप जानते हैं कि माइथोलॉजिकल ग्राउंड अगर जुड़ गया तो मामला क्या हो गया? डाउटफुल हो गया। माइथोलॉजिकल अगर ग्राउंड आपका जुड़ गया तो मामला क्या हो गया? डाउटफुल हो गया। तो यहां पर क्या कहा जाता है कि माइथोलॉजिकल ग्राउंड में यह कहा जाता है कि मनु जो है, मनु को क्या कहा जाता है? मनु को कहा जाता है सृष्टि का रचयिता, यानी कि क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। मनु को क्या कहा जाता है? सृष्टि का रचयिता कहा जाता है, यानी कि क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है। और साथ ही साथ मनु को क्या कहा जाता है? मनु को कहा जाता है कि जीवों का संरक्षक, जीवों का संरक्षक। अब इसका मामला क्या है? इसका मामला यह है कि ये जो माइथोलॉजिकल ग्राउंड है आपको सिखाने की बात करता है कि मनु की जो बॉडी है, यानी कि मनु का जो आपका शरीर है, तो मनु का शरीर क्या है? वो इक्वल करके क्या बताया गया? अर्ध नारीश्वर। क्या बताया गया? अर्ध नारीश्वर। यानी कि ये जो शरीर है, ये जो बॉडी है, इसमें क्या है आपका? एक मिक्स फॉर्मेशन है। इसमें क्या है आपका? मिक्स फॉर्मेशन है। और मिक्स फॉर्मेशन का मतलब क्या होगा? कि मिक्स फॉर्मेशन का मतलब ये हो जाता है कि आपके मेल कैरेक्टर्स भी हैं, आपके क्या है? मेल कैरेक्टर्स भी हैं, और आपके क्या है? फीमेल कैरेक्टर्स भी हैं। आपके क्या? मेल कैरेक्टर्स भी हैं, और आपके क्या? फीमेल कैरेक्टर्स भी हैं। फीमेल क्या है? कैरेक्टर्स भी हैं। तो एक माइथोलॉजिकल ग्राउंड आपको ये यहां पर समझाने का कार्य करता है कि दोनों के बीच में क्या हो गया? इन दोनों के बीच में, एक ही बॉडी में जो आपके मेल कैरेक्टर्स हैं और जो आपके फीमेल कैरेक्टर्स हैं, इन दोनों के बीच में क्या हुआ? इन दोनों के बीच में क्या हुआ? सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ। इन दोनों के बीच में क्या हुआ? सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ। और सेक्सुअल इंटरकोर्स जो हुआ उसी को जोड़ करके बताया जाता है, उसी को जोड़ के बताया जाता है कि मानवीय सभ्यता या लिख लेते हैं मानवीय समाज का जन्म। मानवीय समाज का जन्म, ऐसा लिख लेते हैं, मानवीय समाज का जन्म हुआ, है ना। तो माइथोलॉजिकल ग्राउंड है, अब कितना सच है कितना नहीं है, लेकिन ये सारी जो कैलकुलेशन आपको करके चलनी पड़ेंगी। तो एक बात तो ये कहती है कि ये क्या है? ये सृष्टि के क्या है?
रचयिता हैं, यानी कि इनका बॉडी क्या है, अर्धनारीश्वर रूप में आपके सामने आता है। और उसमें एक प्रॉपर क्या है, आपको मिक्स फॉर्मेशन आपको लेकर के चलना है, यानी कि इनकी बॉडी में जो है आपका मेल कैरेक्टर्स भी हैं और फीमेल कैरेक्टर्स भी हैं। दोनों के बीच में क्या हुआ, म्यूचुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, और उसी के बाद क्या है, जो आपका ह्यूमन सोसाइटी है उसका जन्म हुआ। कहने का मतलब क्या ये है। एक हॉलीवुड मूवी आपने देखी होगी, शायद मैंने भी बहुत पहले देखी थी, हालांकि हम हॉलीवुड मूवी बहुत कम देखते हैं। तो उसमें क्या था, एक प्राकृतिक आपदा का जिक्र किया गया था। क्या था, एक प्राकृतिक आपदा का जिक्र किया गया था। और उस प्राकृतिक आपदा का जो जिक्र किया गया था, तो उस प्राकृतिक आपदा में यह बताया गया कि एक बड़ी नाव को क्या है, पिक्चराइज किया गया। और उस बड़ी नाव पर जो भी आपके लिविंग ऑर्गन्स हैं उन सभी को बुला लिया गया, और उस बड़ी नाव का सहारा लेते हुए तमाम प्रकार के जो आपके लिविंग ऑर्गन्स हैं उनको नाव पर बैठाते हुए क्या है, एक ऊंचे स्थान पर ले जाया गया। यानी कि बाढ़ के रूप में जो प्राकृतिक आपदा आई, तो उसमें इस चीज को दिखाया गया है कि भाई एक नाव का सहारा लेकर के किसी ने क्या है, जो भी आपके लिविंग ऑर्गन्स हैं उनको बचाने का कार्य किया है। हमारे यहां पर ये जो कैलकुलेशन होती है वो आचार्य मनु के बारे में ही होती है। हमने क्यों कहा कि आचार्य मनु को क्या कहा गया है, जीवों का संरक्षक भी कहा गया है। तो हमारे यहां ये जो कैलकुलेशन होती है, हमारे यहां ये जो कैलकुलेशन है, ये आचार्य मनु के बारे में ही है कि अगर आचार्य मनु को आप जीवों का संरक्षक कहने की बात करोगे, तो यहां से जो हम एक डिस्कशन करेंगे, तो डिस्कशन ये करेंगे कि प्राकृतिक आपदा के आलोक में, प्राकृतिक आपदा के आलोक में है ना, जीवों को बचाने वाले जीवों को बचाने वाले। तो इस प्रकार से आपको यहां पे व्यवहार करके चलना पड़ेगा, है ना, कि एक तो आचार्य मनु को आप इस प्रकार से कैलकुलेट करने की बात करेंगे, और आचार्य मनु के साथ क्या है, आगे बढ़ने से पहले जो आपके माइथोलॉजिकल ग्राउंड्स हैं उनकी भी क्या है आपको कैलकुलेशन करके चलनी पड़ेगी, उनकी भी क्या है आपको यहां पर कैलकुलेशन करके चलनी पड़ेगी। अब आपने एक माइथोलॉजिकल ग्राउंड ये बना लिया है, कोई बात नहीं, ये चर्चाएं होती रहती हैं, है ना। और एक प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में इतिहासकार आते हैं रोमिला थापर। तो रोमिला थापर का जो शुरुआती डिस्कशन है ह्यूमन सोसाइटी के बारे में, वो मनु के बारे में है, और वो मनु के बारे में बिल्कुल इसी प्रकार की चर्चाएं करती हुई पाई गई हैं कि मनु ऐसे ऐसे क्या है डिस्कस किए जा सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब यहां पर जो आपका माइथोलॉजिकल ग्राउंड है, इसमें आप किसका रेफरेंस लेने की बात करेंगे, इसमें आप रेफरेंस किसका लेंगे, इसमें लेंगे आप रेफरेंस ऑफ महाभारत, रेफरेंस ऑफ महाभारत। इसमें क्या आप महाभारत का एक रेफरेंस लेने की बात करेंगे, और महाभारत का रेफरेंस क्या कहता है, महाभारत का रेफरेंस पहली बात तो यह कहता है, वो कहता है कि मानवीय समाज के मध्य एनार्की, यानी कि अराजकता का माहौल, मानवीय समाज के मध्य अराजकता का माहौल, एक बात। दूसरी बात क्या आती है, कहता है कि महाभारत में डिस्कशन है कि मानवीय समाज के लोगों ने मनु को अपना राजा चुना, मनु को अपना राजा चुना। नंबर 3 पे क्या है, राजा के रूप में मनु को कर, यानी कि टैक्स कर देना स्वीकार किया। नंबर 4 पे क्या है, राजा के रूप में मनु ने
राजा के रूप में मनु ने लोगों की रक्षा करना स्वीकार किया। 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 तो ये जो आपकी तमाम प्रकार की बातें हैं, ये तमाम प्रकार की बातें आपके लिए बिल्कुल सहयोगी धरातल बने हुए हैं और आचार्य मनु के बारे में इस प्रकार की बातें जो हैं आपको थोड़ा यहां पर करके चलनी पड़ेंगी। ठीक है, उम्मीद करके चलते हैं कि यहां तक के डिस्कशन में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या या किसी प्रकार की कोई असुविधा या किसी प्रकार की आपको क्या है कोई दुविधा नहीं होगी। अब यहां पर नया खेल खेलते हैं। अब यहां पर आपको क्या है नया खेल खेलना पड़ेगा और आज की चर्चा भी आचार्य मनु पर ही होगी और कल की चर्चा भी क्या है आपकी आचार्य मनु पर ही होगी। ठीक है, आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल डिस्कशन जैसे आपके सामने आनी चाहिए, डिस्कशन बिल्कुल क्या है भाई उसी हिसाब से क्या है आपके सामने आएंगे, आपको परेशानी नहीं होने देंगे। ठीक है, अब यहां पर कुछ नई बात करते हैं, है ना। और जो हम देखो नई बात करने जा रहे हैं इसका एक एस्पेक्ट आज हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और इसी का एक एस्पेक्ट हम क्या है कल आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो अगर हम आचार्य मनु के बारे में बात करें, हमारे पास अभी तक क्या क्या आ गया है। अभी तक हमारे पास क्या है एक राजनीतिक विचारक का नाम है और जिनका नाम हमारे सामने क्या है तो हम उनको क्या कह रहे हैं आचार्य मनु। आचार्य मनु, ठीक है। और हमारे पास क्या आ गया है आचार्य मनु का फेमस अकाउंट आ गया है। आचार्य मनु का क्या हमारे पास क्या आ गया है अभी फेमस अकाउंट आ गया है। और फेमस अकाउंट क्या है मानव धर्मशास्त्र। फेमस अकाउंट क्या है मानव धर्मशास्त्र। मानव धर्मशास्त्र। और ये जो आपका मानव धर्मशास्त्र है इसी मानव धर्मशास्त्र के बारे में हमने अभी अभी क्या सीख लिया है कि मामला चाहे किसका हो राज्य का हो या मामला चाहे किसका हो आपका राजा का हो है ना, इन दोनों ही व्यवस्थाओं के संदर्भ में क्या है विचारों का प्रस्तुतिकरण आपको दिखाई पड़ता है। 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 हम आपको बिल्कुल खुल करके समझाने का प्रयास करेंगे। आज के बाद आप एक इक्वेशन का सहारा लेंगे, कोई किताब कहे या ना कहे, लेकिन आचार्य मनु की ओर से आपको यह बात बिल्कुल कह करके चलनी पड़ेगी कि आचार्य मनु इक्वल क्या हो जाते हैं। आचार्य मनु इक्वल क्या हो जाते हैं। आचार्य मनु इक्वल ये हो जाते हैं कि राजा कोमा पृथ्वी पर एक ईश्वरीय रूप में। राजा कोमा पृथ्वी पर एक ईश्वरीय रूप में। राजा कोमा पृथ्वी पर क्या है भाई एक ईश्वरीय रूप में। ये कोटेशन कहीं मिले या ना मिले, लेकिन जो डिस्कशन आपके सामने आएगा उस डिस्कशन का जो एक बहुत ही पॉजिटिव कंक्लूजन है वो ये बन के आपके सामने आता है। तो हमने कहा कि सवालों को चुराना भी तो आपको आना चाहिए। अगर आपको सवालों को चुराना आता ही नहीं है तो फिर डिस्कशन या पढ़ने का फायदा क्या हुआ। सवाल कैसे जनरेट होगा, उसकी ग्रेविटी क्या होगी, उसके एस्पेक्ट क्या होंगे, उसकी डायरेक्शंस क्या होंगी, ये आपको बताना आ जाना चाहिए। तो अगर ये कोटेशन है ना, कई बार आपके एग्जामिनेशन में ऐसा तो होता ही है ना, तो आचार्य मनु इक्वल क्या हो जाएंगे राजा कोमा पृथ्वी पर एक ईश्वरीय रूप में। राजा कोमा पृथ्वी पर एक ईश्वरीय रूप में। अब इसकी बात हम आपको समझाते हैं, इसकी बात क्या है ना। देखिएगा बात क्या है कि यह माना गया है हमारे यहां पर कि अगर हम राजा की उत्पत्ति का मामला लेके चलेंगे, अगर हम राजा की उत्पत्ति का मामला लेके चलेंगे तो राजा की उत्पत्ति के संदर्भ में क्या है तीन प्रकार के गुणों पर चर्चा है। तीन प्रकार के गुणों पर चर्चा। तीन प्रकार के गुणों पर क्या है भाई चर्चा है। एक गुण जो आपके सामने है उसको आप कहते हैं सतोगुण। सतोगुण, ओके। और यहां पर एक गुण जो आपके सामने हो जाएगा
उसको आप क्या कहेंगे? रजोगुण। रजोगुण, है ना। रजोगुण जो होता है थोड़ा नटखट होता है। क्या कहा हमने? रजोगुण जो आपका होता है थोड़ा नटखट होता है। एक आपका तमोगुण, एक को हम क्या कहते हैं? तमोगुण। क्या कहेंगे? तमोगुण। ठीक है। तो हमारे यहां पर क्या है कि राजा की उत्पत्ति के संदर्भ में 3 प्रकार के गुणों की चर्चाएं की गई हैं। 3 प्रकार के गुणों की चर्चाएं की गई हैं और यह कहा गया है कि सतोगुण का मतलब क्या होता है? सतोगुण का मतलब क्या होता है कि राजा की उत्पत्ति, राजा की उत्पत्ति, राजा की उत्पत्ति ईश्वरीय अंश से, राजा की उत्पत्ति ईश्वरीय अंश से, राजा की उत्पत्ति ईश्वरीय अंश से। रजोगुण में क्या कहा जाता है? राजा की उत्पत्ति, राजा की उत्पत्ति, राजा की उत्पत्ति मानवीय अंश से, राजा की उत्पत्ति मानवीय अंश से, राजा की उत्पत्ति मानवीय अंश से। और तमोगुण में क्या कहा जाता है? तमोगुण में यह कहा जाता है भाई कि राजा की उत्पत्ति, राजा की उत्पत्ति, राजा की उत्पत्ति राक्षसों के अंश से, राजा की उत्पत्ति राक्षसों के अंश से, राजा की उत्पत्ति राक्षसों के अंश से। ये 3 प्रकार के जो आपके डिस्कशंस हैं, ये 3 प्रकार के जो आपके डिस्कशंस हैं, ये यहां पर इस प्रकार से आपके सामने क्या आते हैं? राजा की उत्पत्ति के संदर्भ में 3 प्रकार के गुणों पर चर्चा है, सतोगुण, रजोगुण और क्या है? तमोगुण। तो सतोगुण का मतलब क्या होगा कि राजा की उत्पत्ति ईश्वरीय अंश से हुआ है। रजोगुण का मतलब क्या होगा कि राजा की उत्पत्ति मानवीय अंश से हुआ है। और तमोगुण का मतलब क्या होगा कि राजा की जो आपकी उत्पत्ति है वो क्या है? राक्षसों के अंश से हुआ है। अब ये फार्मूला क्या बताता है? ये फार्मूला आपको यह बताता है कि अगर राजा की उत्पत्ति सतोगुण से है तब यह कहना होगा आपको कि ऐसे राजा की सत्ता को, ऐसे राजा की सत्ता को, ऐसे राजा की सत्ता को, ठीक तो है, ऐसे राजा की सत्ता को चुनौती देना संभव नहीं, ऐसे राजा की सत्ता को चुनौती देना संभव नहीं, चुनौती देना संभव नहीं, ऐसे राजा की सत्ता को चुनौती देना संभव नहीं। एक बात ऐसा इस नाते कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि इसमें एक बात और जोड़ के दिखाई जाती है। यह कहा जाता है कि ईश्वरीय अंश, ईश्वरीय अंश, ईश्वरीय अंश कोमा गलती करने का विषय नहीं, गलती करने का विषय नहीं, गलती करने का विषय नहीं। ईश्वरीय अंश जो है वो क्या है? वो गलती करने का विषय नहीं है। ऐसा इस नाते क्या है? इसमें बात जोड़ के दिखाया जाता है। अगली बात आप कहेंगे कि भाई रजोगुण, तो इसमें यह कहा जाता है कि ऐसे राजा की सत्ता को, ऐसे राजा की सत्ता को, ऐसे राजा की सत्ता को चुनौती देना संभव, चुनौती देना संभव, ऐसे राजा की सत्ता को चुनौती देना संभव, ऐसे राजा की सत्ता को चुनौती देना संभव। फिर इसमें क्या जोड़ के दिखाया जाता है? ये जोड़ के दिखाया जाता है क्योंकि मानवीय अंश, क्योंकि मानवीय अंश, क्योंकि मानवीय अंश, क्योंकि मानवीय अंश गलती करने का विषय, क्योंकि मानवीय अंश गलती करने का विषय, क्योंकि मानवीय अंश गलती करने का विषय, क्योंकि मानवीय अंश क्या है भाई? वो गलती करने का विषय है। तो आप ऐसे राजे की सत्ता को क्या है? चुनौती दे सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। इसमें आपको क्या जोड़ना है? सेम यही बात जोड़नी है कि ऐसे राजा की सत्ता को, ऐसे राजा की सत्ता को, ऐसे राजा की सत्ता को चुनौती देना संभव, ऐसे राजा की सत्ता को चुनौती देना संभव, ऐसे राजा की सत्ता को चुनौती देना संभव। इसमें भी यही जुड़ेगा क्योंकि राक्षसों का अंश, क्योंकि राक्षसों का अंश, क्योंकि राक्षसों का अंश
क्योंकि राक्षसों का अंश गलती करने का विषय, क्योंकि राक्षसों का अंश क्या है भाई? गलती करने का विषय, गलती करने का विषय, गलती करने का विषय। तो अगर हमने कहा कि हमको क्या मिले, आचार्य मनु हमको मिले, और आचार्य मनु का एक फेमस अकाउंट हमको मिला जिसको हमने क्या कहा? मानव धर्मशास्त्र कहा। अब मानव धर्मशास्त्र में क्या है? राजा और राज्य, है ना, जैसी विषय वस्तुओं के संदर्भ में उनके विचारों का प्रस्तुतिकरण है। तो यहां से हमें एक चीज समझनी है शुरुआत में कि आचार्य मनु जो है, बहुत सारे डिस्कशन तो अभी होने हैं। आचार्य मनु जो है वो राजा पृथ्वी पर क्या है? राजा पृथ्वी पर एक ईश्वरीय रूप में इस चीज को कहना चाहते हैं। अब हमने आपको क्या बताया कि आपके यहां पर व्यवस्था क्या बनी हुई है? आपके यहां पर, है ना, राजा की उत्पत्ति के संदर्भ में जो सर्वाधिक प्राचीनतम चर्चा आपके सामने आती है, तो राजा की उत्पत्ति के संदर्भ में जो सर्वाधिक प्राचीनतम चर्चा आपके सामने आई है वो इस रूप में आपके सामने आती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के रूप में, है ना। कि सतोगुण का मतलब क्या होगा? कि राजा की उत्पत्ति ईश्वरीय अंश से, ऐसे राजा की सत्ता को आप चुनौती नहीं दे पाएंगे। ईश्वरीय अंश गलती करने का विषय नहीं है, इस नाते आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। रजोगुण क्या है? नटखट है, शैतानी करेगा। राजा की उत्पत्ति मानवीय अंश से, तो ऐसे राजा की सत्ता को आप चुनौती देंगे, क्योंकि मानवीय अंश जो है वो गलती करने का विषय है। और राक्षस तो अपने आप में क्या है? नकारात्मकता की ओर आपको लेकर के जा ही रहे हैं। तो ऐसे राजा की सत्ता को आप चुनौती देना संभव बताएंगे, क्योंकि राक्षसों का जो आपका अंश है वो क्या है? वो गलती करने का विषय है। अब यहां पर मामला क्या है? यहां पर मामला यह है कि आप यहां पर क्या लेकर के आएंगे? यहां पर आचार्य चाणक्य, आचार्य मनु का कठोर व्यवहार आप लेकर के आएंगे, कठोर व्यवहार आप लेकर के आएंगे। आचार्य मनु का क्या? कठोर व्यवहार आप लेकर के आएंगे। और आचार्य मनु के कठोर व्यवहार का मतलब क्या होगा? आचार्य मनु के कठोर व्यवहार का मतलब क्या होगा? कि राजा की उत्पत्ति, राजा की उत्पत्ति, राजा की उत्पत्ति, राजा की उत्पत्ति के संदर्भ में, राजा की उत्पत्ति के संदर्भ में, राजा की उत्पत्ति के संदर्भ में ईश्वरीय अंश को प्राथमिकता दी, 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 प्राथमिकता दी। ये उनका आप कठोर व्यवहार मान के चलेंगे कि वो राजा की उत्पत्ति के संदर्भ में सतो गुण को ही प्राथमिकता देकर के चलते हैं, और इसी के नाते, है ना, अब ये घिरेंगे भी। लेकिन ये आपको यहां पर बतला के चलना पड़ेगा कि आचार्य मनु का एक कठोर व्यवहार का जो रेफरेंस है वो यहां पर आपको लेकर के चलना पड़ेगा। और आचार्य मनु क्या है? राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में ईश्वरीय अंश को क्या है? प्राथमिकता देते हुए क्या नजर आएंगे? वो साफ साफ कहेंगे कि मुझे सतोगुण को ज्यादा प्राथमिकता देकर के चलनी है, और ये उनका मानना है ना, कि राजा की उत्पत्ति जो है वो ईश्वरीय अंश से हुआ है, और राजा की सत्ता को आप चुनौती नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो आपका ईश्वरीय अंश है वो क्या है? वो गलती करने का विषय नहीं है ना। इस नाते हमने कहा कि अगर आचार्य मनु की आप इस कैलकुलेशन को लेकर के चलेंगे कि आचार्य मनु जो है वो राजा की उत्पत्ति के संदर्भ में सतोगुण को ही मानकर चल रहे हैं, सतोगुण को ही क्या है? सर्वाधिक प्राथमिकता देने का कार्य कर रहे हैं। सतोगुण के संदर्भ में क्या बिल्कुल अडिग हो गए हैं कि वो रजोगुण की तरफ नहीं बढ़ना चाहते हैं या वो तमोगुण की तरफ नहीं बढ़ना चाहते हैं। हालांकि डिस्कशन है, लेकिन सर्वाधिक जो प्राथमिकता उन्होंने दी वो सतोगुण को दी, और वो बार बार कहते हैं कि हम राजा की उत्पत्ति को ईश्वरीय अंश से मान के चलेंगे। तो क्या हमको ये नहीं कहना होगा, तो क्या अब हमको यह नहीं कहना होगा कि आचार्य मनु आपको यह समझाने का प्रयास कर रहे थे कि राजा पृथ्वी पर क्या है? वो ईश्वर का एक अंश है, ईश्वर का एक रूप है। हो गया प्रमाणित, बहुत आसानी के साथ प्रमाणित हो गया। तो अगर आप जनरली इसको वैसे ही लेकर के चलते, है ना, जनरली आप इसको वैसे ही लेकर के चलते तो आपको दरअसल रटना पड़ता। लेकिन ये पूरी डिस्कशन जब आप इस प्रकार से लेकर के आएंगे तो आपकी कहानियां अपने आप ही क्या हो जाएंगी? काफी ज्यादा आसान हो जाती हैं, काफी ज्यादा क्या हो जाती हैं? कन्वीनियंट हो जाती हैं। अब मामला एक भी तो है ना, क्योंकि जब कल की चर्चा आपकी स्टार्ट होगी तो कल की चर्चा में आचार्य मनु की आलोचनाएं आपको करनी पड़ेंगी, और आचार्य मनु की आलोचना करने की क्षमता अगर किसी में है, किसमें है?
शुक्राचार्य में है। तो यहां पर आपको क्या है, शुक्राचार्य का रेफरेंस भी लेकर के आना पड़ेगा। यहां पर आपको क्या है, शुक्राचार्य का रेफरेंस भी आपको लेकर के आना पड़ेगा। और शुक्राचार्य का ग्रंथ आपको क्या मिलेगा, शुक्राचार्य का ग्रंथ आपको क्या मिलेगा, शुक्रानीति। क्या कहेंगे, शुक्रानीति, शुक्रानीति सार, शुक्रानीति सार आपको मिलेगा, है ना। और जो आपके शुक्राचार्य हैं ये क्या करेंगे, ये करेंगे कि अगर इनकी ओर से आप बात करोगे कि राजा की उत्पत्ति का धरातल, राजा की उत्पत्ति का धरातल, राजा की उत्पत्ति का धरातल, राजा की उत्पत्ति का धरातल। हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे कि शुक्राचार्य जो हैं ये राक्षसों के गुरु माने गए हैं। शुक्राचार्य जो हैं ये क्या है, ये राक्षसों के गुरु माने गए हैं, है ना। आपने वो कहानी सुनी होगी, पौराणिक कहानी एक आती है कि मानवीय सभ्यता पर अपना अपना अधिकार स्थापित किए जाने के संदर्भ में देवताओं और राक्षसों के मध्य संघर्ष हो रहे थे। और इन संघर्षों में जो आपके राक्षस हैं वो देवताओं को बार बार क्या है, डिफीट कर रहे थे। देवताओं ने कहा कि भाई कैसे करें, कैसे बचें, क्योंकि राक्षसों को गाइड करने का कार्य कौन कर रहे थे, शुक्राचार्य। तो तब जाकर के देवताओं ने बाद में क्या है, इंद्र को अपना नेता चुना था। और जब इंद्र ने नेतृत्व किया था तब जाकर के कहानी क्या है, अच्छी बनी थी, यानी कि पॉजिटिव बनी थी। तो आचार्य मनु के सामने हमको किनको रखना पड़ेगा, कल की क्लास में शुक्राचार्य को रखना पड़ेगा। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो एक ऐसे राज्य की उत्पत्ति को, राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में वो राक्षसों के अंश को प्राथमिकता देने का कार्य करेंगे। नहीं, शुक्राचार्य बहुत समझदार व्यक्तित्व है इस मामले में। यहां तो हमारे आचार्य मनु साहब क्या है, वो तो बिल्कुल इस बात पर अडिग हो गए हैं, बिल्कुल अडिग हो गए हैं। हालांकि वो अपने आप को कवर देने का कार्य करेंगे, जो चर्चाएं आपके सामने आनी ही हैं, लेकिन उनका व्यवहार कठोर है, वो यहां से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। चलिए आप यहां से आगे यहां तक तो आ जाते, है ना, यहां मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुक्राचार्य जो है वो राजा की उत्पत्ति के धरातल के संदर्भ में जो प्राथमिकता देते हैं मेरे प्यारे साथियों, जो प्राथमिकता देकर के चलते हैं वो लेके चलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। और उन्होंने जो प्राथमिकता दी है, तो प्राथमिकता किसी एक गुण को नहीं दी, प्राथमिकता किसी एक गुण को नहीं दी। उन्होंने ये कहा है कि भैया ये कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि राजा की उत्पत्ति सतोगुण से भी हो सकती है, राजा की उत्पत्ति रजोगुण से भी हो सकती है, और राजा की उत्पत्ति क्या है, तमोगुण से भी हो सकती है। और राजा की उत्पत्ति क्या है, वो तमोगुण से भी क्या है, हो सकती है। यानी कि कुल मिलाकर के राजा की उत्पत्ति के संदर्भ में जो ये चर्चा आपके सामने आती है, शुक्राचार्य क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर के चलते हैं। शुक्राचार्य कहते हैं कि अडिग व्यवहार करना ठीक नहीं, कठोर व्यवहार करना ठीक नहीं, क्योंकि ये तो टर्म्स ऑन कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि राजा की उत्पत्ति सतोगुण से है या तमोगुण से है या किससे है, या आपका किससे है, रजोगुण से है। तो उन्होंने अपने व्यवहार में वो क्या लेके आ गए, वो अपने व्यवहार में यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी लेकर के आ जाते हैं। क्या लेके आ जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लेके आ जाते हैं। लेकिन जो आचार्य मनु है वो अपने व्यवहार में क्या है, बिल्कुल कठोर है, बिल्कुल अडिग हो जाते हैं, और यही कहते रहते हैं कि राजा की उत्पत्ति के संदर्भ में हम अगर प्राथमिकता देंगे तो हम केवल एक ही गुण को देने का कार्य करेंगे, और वो क्या होगा, आपका सतोगुण होगा। इसी नाते हमको अब ये कहना काफी आसान हो जाएगा कि आचार्य मनु यही आपको समझाना चाह रहे थे कि राजा कोमा पृथ्वी पर क्या है, एक ईश्वर के रूप में है। तो कुल मिलाकर के मेरे प्यारे साथियों, ये सिंधु बहस के अंतर्गत डेमो क्लास नंबर 1 है। हमने आचार्य मनु को कैलकुलेट करना स्टार्ट किया है, और कल की कैलकुलेशन भी क्या होगी, आचार्य मनु के संदर्भ में ही आपकी कैलकुलेशन होगी। ओके, आप अच्छी तरीके से क्या है, डेमो क्लासेस को आप ऑब्जर्व करेंगे और अपने आप को ये समझाने का कार्य करेंगे कि भी क्लास आपके लिए लाभान्वित है या लाभान्वित नहीं है। कक्षाएं आपको लाभ देने का कार्य कर सकती हैं या कक्षाएं आपको लाभ देने का कार्य नहीं कर सकती हैं, ये आप खुद से ही डिसाइड करके चलेंगे। हमने तो जो काम करना है हम वो कार्य करके चलेंगे। हालांकि एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि डिस्कशन हम थोड़ा धीरे धीरे करते हैं, यह हमारा व्यवहार है ना। डिस्कशन हम क्या थोड़ा धीरे धीरे करते हैं, लेकिन जो गहराइयां हैं, यानी कि जो ग्रेविटीज हैं, है ना, वो गहराइयां आपके सामने बिल्कुल आती रहेंगी, क्योंकि उनका आपके सामने आना क्या है, काफी ज्यादा जरूरी है। हमारे पास दूसरा तरीका भी था आचार्य मनु को कैलकुलेट करने का, कि यही कुछ फैक्ट हम यहां पर बना करके दिखा देते कि भैया इन पे आप काम कर लो। ऐसा नहीं होता है,
ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको जिस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है, महज आपको एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं करना है, आपको कल के दिन आगे जाकर के अध्यापन का कार्य भी तो करना है। तो हमारी कक्षा केवल आपको आपके एग्जामिनेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स में ही सहयोग करके नहीं चलेगी, आपके आने वाले समय में भी आपको आसानियां मिलते रहें, आने वाले समय में भी क्या है, आप अच्छे से व्यवहार करते रहें। हमारा उद्देश्य तो यही है। तो कुल मिलाकर के हम आपको यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपके डेमो क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। जैसे ही आपका डेमो क्लासेस समाप्त हो जाएगा, और डेमो क्लासेस आप जानते हैं हम 1 या 2 नहीं देंगे, हम तो आपको पढ़ा रहे हैं, बात खत्म हुई। और जैसे ही आपका डेमो क्लास आपका समाप्त हो जाएगा, वैसे ही आपकी पेड क्लासेस सिंधु बैच के अंतर्गत आपकी प्रारंभ हो जाएंगी। और पेड क्लासेस में हमने आपको पहले बताया होगा कि फी का अमाउंट ना के बराबर है और 1 क्लिक पर आपका एडमिशन है। इतना इशारा करके अभी जा रहे हैं, आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा या परेशानी का सामना नहीं करना होगा। फिलहाल इस कक्षा के साथ आपको अपना जुड़ाव बना के चलना है, और बाकी जो अदर बैचेज हैं उनके साथ भी आपको अपना जुड़ाव बना के चलना है। प्यार के साथ अपने अध्ययन को आगे बढ़ाइएगा और हमारा लगातार सहयोग करते रहिएगा, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका सहयोग हमारे लिए क्या है, एक ऑक्सीजन के रूप में कार्य करेगा। तो कुल मिलाकर के इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों, अपेक्षाओं और संदेशों के आलोक में हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।